तो हम गवर्नर और वाइस राय का पार्ट 3 लेकर आए। पार्ट 3, इस पार्ट 3 में पूरी कोशिश की जाएगी कि पूरा चैप्टर का समरी पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाए, अगला पार्ट ना बने। ठीक, तो हमने कंप्लीट किया था इंडियन पैनल कोड 1860 पे लाके नेक्स्ट पिछले वीडियो को रोका था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं एंग्लो नेपाल वार। एंग्लो नेपाल वार खास इंपॉर्टेंट नहीं, मगर है तो भाई याद तो करना है। एंग्लो नेपाल वार 1814 टू 1816। एंग्लो नेपाल वार took place between Governor Generalship of Lord Hastings, which ended with सुगौली ट्रीटी। याद रखने वाली बस कुछ चीज़ है एंग्लो नेपाल वार में, तो इसी वार में सुगौली ट्रीटी होती है। सुगौली SUGAULITREATY सुगौली ट्रीटी होती है 1816 में। इस एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1816 का जो है, इसी के में सुगौली ट्रीटी 1816 होती है। इसमें क्या है, इन 1854 जेम्स आउटरम वाज मेड ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ अवध रिप्लेसिंग स्लीमन। क्या है कि अब आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ये, यहाँ पे ख़त्म है। एंग्लो नेपाल वार कब हुआ था, 1814 से 1816 में, जिसमें सुगौली ट्रीटी होती है 1816 में। 1854 पे हम आते हैं। James Outram was made British resident of Awadh replacing Sleeman. He said the administration of Awadh is very polluted and the condition of people miserable. Report of Outram emerged as the base for the annexation of Awadh. Lord Dalhousie 1848-1850 blamed Nawab of Awadh Wajid Ali Shah of maladministration on 3 of 1856 Awadh vanished by Britishers. James Outram 1854 की बात है। जेम्स आउटरम ऑफिसर बन के आते हैं स्लीमन की जगह पे। कहाँ के, अवध के। और वो जब यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ की कंडीशन बहुत बुरी है, बहुत बुरे कंडीशन में है। बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा यहाँ के ऑफिसर करप्ट हो चुके हैं। तो वो एक रिपोर्ट लिखते हैं। उस रिपोर्ट में ऐसा हाहाकार मचाया, ऐसा हाहाकार मचता है कि ये कारण हो जाता है लॉर्ड डलहौजी के लिए, लॉर्ड डलहौजी के लिए, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा कारण हो जाता है जो ये अवध का, ये पा जाते हैं कि जो माल एडमिनिस्ट्रेशन चला, बुरी हालत हो गई है अवध की, करप्शन से भरपूर है, ऑफिसर करप्ट हो चुके हैं, ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। ये कारण सबसे बड़ा बनता है। जेम्स आउटरम ने जो लेटर लिखा था 1854 में कि अवध को कैप्चर कर लिया जाता है, अवध को एनेक्स कर लिया जाता है, अपने में मिला लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी ने ब्लेम लगाया था कि इन सब का कारण सिर्फ एक ही है, वाजिद अली शाह। क्या नाम, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को ठहराया कि यही नवाब हैं जिनके वजह से पूरा का पूरा अवध खराब हुआ है। इससे बढ़िया है कि इनको हटा के हम अंग्रेजी शासक को लाया जाए, और जिससे अवध का कंडीशन इम्प्रूव हो। द स्टेट डेट वे एनेक्स थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आर। अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बात करते हैं। अवध की तो बात कर ली कि किसने वो किया था, जेम्स आउटरम ऑफिसर के रूप में आए, फला बताया कि अवध का एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। तो फिर क्या हुआ कि डलहौजी जो थे, जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक्शन लिया और तुरंत अवध को अपने अंदर एनेक्स कर लिया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं। DOCTRINE, डॉक्ट्रिन ऑफ LAPSE, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का मतलब जिन शासक का ब्लड, जिनका खुद का पुत्र नहीं होगा, वो दूसरे कोख उधार लिए होंगे, उन शासक का शासनकाल उनके ना होने के बाद खत्म हो जाएगा। उनका कोख लिया हुआ मतलब दूसरे के कोख से जन्मा हुआ बेटा का राज नहीं होगा, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अब ये कब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कब किस राज को हथियाया है, तो इसको मैं नोट डाउन करता हूँ, आप देखो। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने एक एक करके अपने दूसरे राज्यों को एनेक्स कर लिया था। पहले सतारा को 1848 में, जैतपुर एंड संबलपुर 1849 में, जैतपुर एंड संबलपुर 1849 में, बागत को 1850 में, उदयपुर चौथे नंबर पे एनेक्स हुआ 1852, झांसी पाँचवें नंबर पे 1854, नागपुर 1854 छठवें नंबर पे। इन डेट्स को पूरी तरीके से याद कर जाइए। हर तरह के एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, ये क्वेश्चंस बनते हैं लाजवाब। चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम्स में जनरल स्टडीज़ क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री, अगर पेपर को बनाना है राइट टीचर को उठ जाओ, तो वो यहीं से कोई डेट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुछ भी पूछ देगा आपसे, कुछ भी उसका पूरा हक है। और आपका ब्रेन अगर याद नहीं करके बैठा तो आप भी पूरे खुले दिल से उसका क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, और गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग मार के आएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और लॉर्ड डलहौजी जो है, जिन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी लिया है, लॉर्ड डलहौजी लाया इसको, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कौन से गवर्नर ने लाया था, लिख देता हूँ मैं, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को बनाया था, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, कुछ पढ़ते हैं। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने ही रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी शुरुआत की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे टू ठाणे। किस ईयर में? 1853 में। लॉर्ड को हम एलओ से लिखते हैं, डलहौजी। रेलवे ले आया, इनके शासनकाल में आया रेलवे। कहाँ से कहाँ तक चला था? बॉम्बे टू ठाणे, ईयर 1853, ईयर 1853, ठीक है, ईयर 1853। The Great Indian Peninsular Railway started the rail travel in India. The main reason for the development of rail was to export raw material from inner part of country to different port of India. सबसे बड़ा कारण रेलवे का क्या था कि हम अंग्रेज क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल्स यहाँ से उठा रहे थे उसको दूसरे देशों के पोर्ट तक पहुँचाने में जल्दी से जल्दी निकल सके यहाँ से, इसलिए रेल का इन्होंने रेल को इंडिया में इस्टेब्लिश किया। और इनका सबसे पहला काम भी शुरू हो गया था रेल के आने के बाद, इनका डिग्रेड होना भी शुरू हो गया था, क्योंकि रेलवे ना होता तो पूरी इंडिया एकजुट नहीं हो पाती आज़ादी की लड़ाई लड़ने में। क्योंकि जब गांधी जी यहाँ आए हैं तो एक साल इसी की मदद से पूरा देश भर वो घूमे हैं, ठीक है, विचरण किए हैं, हर जगह कंडीशंस को देखे समझे हैं। चंपारण भी गए हैं, गुजरात गए हैं, जहाँ गुजरात के रहने वाले ही थे, ठीक है। अब द मेन रीज़न हो गया, इट्स सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ आर्मी इन रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया टू इजीली सप्रेस एनी काइंड ऑफ रिवोल्ट टेकिंग प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ एरिया। पहला पार्ट तो ये आप समझ गए कि रेल क्यों आया, कि ज़्यादा से ज़्यादा माल को खींचा जाए और दूसरे देशों के तट तक माल को पहुँचाया जाए। दूसरा रीज़न ये था कि जब भी कहीं भी किसी भी राज्य में या देश के किसी भी कोने में कोई भी झगड़ा बवाल होता है
उस बवाल को शांत करने के लिए, रोकने के लिए जल्द से जल्द अगर कोई सिस्टम आर्मी को पहुंचा सकती थी उस समय की, तो रेलवे थी। तो रेलवे का सेकंड ऑब्जेक्टिव ये भी था ब्रिटिशर्स द्वारा बनाने का, और हमारा तो इंडियंस का एक ही ऑब्जेक्टिव रहा। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ रेलवे टुक प्लेस ड्यूरिंग 1900, और सबसे ज़्यादा रेलवे का एक्सपेंशन कब हुआ था? 1900 के पीरियड, 1900 AD। ओके, इन द रूल ऑफ लॉर्ड कुर्जॉन, और उस समय कौन गवर्नर थे? इन द रूल ऑफ लॉर्ड LOCURZON, लॉर्ड कुर्जॉन के पीरियड में रेलवे का एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा कब हुआ था? 1900 AD में। ओके, ड्यूरिंग डलहौजी सेपरेट PWD was established and a significant amount was spent on public work through this body। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD जो हम आज सुनते हैं, इसको किसने ले आया था? इसको ले आने वाले सिर्फ एक ही हैं, लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे मैं एरो बना के लिखता हूँ, PWD डिपार्टमेंट कौन ले आया था? लॉर्ड डलहौजी। PWD डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया। PWD डिपार्टमेंट, हेलो हेलो उड़िया, PWD डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी ने ही दिया है, ठीक है, बनाया था ये डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी का ही है। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, वो लॉर्ड डलहौजी के पास आते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। विद द एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग इन 1856 पास वीडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। वीडो रीमैरिज एक्ट जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, ISH ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद हेल्प ऑफ लॉर्ड कैनिंग, बढ़िया CANNI कैनिंग्स, यही है ना स्पेलिंग? हाँ, लॉर्ड, यस नहीं है, कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के साथ मिलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते हैं? वीडो रीमैरिज एक्ट ले आते हैं। वीडो रीमैरिज एक्ट, वीडो रीमैरिज एक्ट ले आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर लॉर्ड कैनिंग के साथ मिलकर वीडो रीमैरिज एक्ट लाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट, वीडो रीमैरिज एंड द चाइल्ड बॉर्न टू डेट मैरिज वर लीगलाइज, ठीक है। अगर इसके वीडो रीमैरिज एक्ट में बस ये लिखा रहता है कि जो एक एज लिमिट डिसाइड होगी, ठीक है, उस एज लिमिट में क्या होगा, बॉयज़ की, गर्ल्स की जब उस उम्र के हो जाएंगे तब शादियाँ होंगी, उससे पहले होगी तो इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। ओके, कंफर्म, ठीक है। अब है, आगे पढ़ते हैं। दोंदो केशव कार्वे एंड विष्णु शास्त्री वे टू प्रोपोगेटर ऑफ विडो रीमैरिज। दोंदो केशव कार्वे और विष्णु शास्त्री जो हैं, ये दो महान लीडर थे जो विडो रीमैरिज के खिलाफ थे। दोंदो केशव इन 1899 स्टैब्लिश विडो आश्रम इन पूना। दोंदो केशव जो थे 1899 में पूना के अंदर में वृद्धा वो हो जाती हैं, विडो हो जाती हैं, जो मतलब विधवा हो जाती, विधवा आश्रम खोलते हैं। दोंदो केशव 18 स्टैब्लिश विडो आश्रम पूना, विधवा आश्रम खोलते हैं पूना में। क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। क्वीन प्रोक्लेमेशन आगे चल के जब हम रिवोल्ट 1857 के बारे में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं डिक्लेयर करेंगे, बताएंगे। 1857 का जब होता है विद्रोह होता है, हेलो उठ जाओ, 1857 का जब लड़ाई छिड़ती है उसके बाद क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है, और वो क्या है तब हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। दिस प्रोक्लेमेशन अनाउंस बाय लॉर्ड कैनिंग एट अ कोर्ट हेल्ड इन इलाहाबाद। ये अभी याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग द्वारा क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 को वो पूरा पढ़ा जाता है इलाहाबाद के कोर्ट में 1 नवंबर को। लॉर्ड कैनिंग वाज मेड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग जो थे ना, इसको याद करना, स्टार मार्क, ठीक है।
फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग जो थे इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय थे। इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। क्वीन विक्टोरिया वॉज मेड द सोवरन ऑफ इंडिया in 1850 and a grand दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 1877. शी वॉज कन्फर्ड द डेट केस रहे हैं। क्वीन विक्टोरिया जो है 1857 का जब विद्रोह होता है, लड़ाई होती है, अगले चैप्टर में डील करेंगे। और जब 1858 में जब क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है तो उसके बाद से रानी ही उस क्राउन की हेड हो जाती हैं। ठीक है, कंपनी की हेड हो जाती हैं। अब क्राउन के अंडर में जितने भी काम होते थे 1858 से। एंग्लो अफगान वार टू प्लेस 1839 to 1842। अच्छा, एंग्लो अफगान वार होता है, उसको हम नोट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर था यार, बहुत बड़ा चैप्टर। सोचिए 3 पार्ट में चैप्टर बन रहा है, तीसरे पार्ट में, और भी तेजी से, कोई चीज छूट नहीं रही, सब चीज हो रही। एंग्लो अफगान वार 1839 to 1842। एंग्लो अफगान वार का डेट क्या है? 1839 to 1842। अब नेक्स्ट, लॉर्ड रिटॉन वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन सेकेंड एंग्लो अफगान वार ब्रोक आउट। अच्छा, जब सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है, ये तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार था, सेकेंड एंग्लो अफगान वार जब होता है, सेकेंड एंग्लो अफगान वार, इसका मतलब ये है कि एंग्लो अफगान वार कब हुआ है? सेकेंड एंग्लो अफगान वार, डेट मेंशन करो 1878, 1880, 1878, 1880। सेकेंड एंग्लो अफगान वार जब हुआ है तो इस समय जीजी कौन थे? सॉरी, हाँ, वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिटॉन थे। इस समय कौन थे? लॉर्ड लिटॉन वाइसरॉय थे जब सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्ट 5 ऑफ 1843, अकॉर्डिंग टू एक्ट 5 ऑफ 1843, हमको लगता है कि ये चैप्टर एक और पार्ट मांग रहा है। ये चैप्टर एक पार्ट और मांग रहा है। इससे ज़्यादा तेज पढ़ाने गया तो ना मैं समझा पाऊंगा और ना मेरे बच्चे समझ पाएंगे। एक्ट 5 of 1843, Act 5 of 1843, slavery was abolished by Lord Allen Borough, ELLENBOROUGH। Act 5 of 1843, slavery was abolished by Lord Allen Borough. During his tenure 1842 to 1844, इन्हीं के टेन्योर, लॉर्ड एलन बोरो का टेन्योर कब से कब तक था? 1842 से 1843 तक। ठीक, यहाँ तक था। In August 1843, Sindh was fully immersed into British Empire.
इसी के बीच में 1842 टू 1843 के बीच में 44 के बीच में इनका टाइम पीरियड था, गवर्नर जनरल थे, वाइस रॉय थे। मगर इन्होंने अगस्त 1843 को इन्होंने क्या किया, सिंध जो हमारा बॉर्डर है, इंडो पाक बॉर्डर है, वहाँ पे क्या किया, अब तो सिंध उधर की तरफ बह रही है, सिंध को अपने अंदर में मर्ज कर लिया, मर्ज्ड इनटू ब्रिटिश अंपायर, ब्रिटिश अंपायर में मर्ज कर लिया, सिंध को ब्रिटिश अंपायर के अंडर में मर्ज कर लिया। ठीक है। द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी इन एंग्लो अफगान रिलेशन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग लॉर्ड एननबोरो एंड द कंटिन्यूड टिल लॉर्ड नॉर्थब्रुक। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। दिस पॉलिसी इज ऑफ्टन रिकॉग्नाइज्ड विद जॉन लॉरेंस because during his time at that office he got full chance to follow this policy and evolution of these policies took place in his time only. Masterly inactivity was taken from article published by J.W.S. Willey. कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेंजा नहीं थी। इसी के साथ यहाँ पे हम बंद करते हैं। अगले गवर्नर वाइस रॉय के बारे में हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी तक का जो भी हमारा पढ़ाया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज फिर से कीजिएगा। और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।